बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल जो है हमने टॉपिक स्टार्ट किया था नए थिंकर का, अरस्तु का। तो कल जो है अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया, उसकी पुस्तकें और अरस्तु का सिद्धांत हमने जो है ना वो दास्ता सिद्धांत स्टार्ट जो है थोड़ा सा किया था। तो आज जो है हम अरस्तु के दास्ता सिद्धांत पर जो है वो चर्चा करेंगे भी क्या था दास्ता सिद्धांत अरस्तु का, क्यों अरस्तु ने जो है वो दास प्रथा का समर्थन किया था। देखो यूनान में क्या है, जब अरस्तु था तो यूनान में उस समय दास प्रथा एक सामाजिक जीवन का अंग होती थी। दासों को रखा जाता था, खेती बाड़ी के काम है और अन्य उत्पादन के काम थे, घरेलू काम, ये दास करते थे। तो उस समय कुछ सोफिस्टों ने इन्होंने इस बात का बड़ा विरोध किया, कहता भी ये दास प्रथा जो है ये पुरानी चली आ रही है, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है, नेचुरल नहीं है, प्रकृति प्रदत्त नहीं है, प्रकृति ने किसी को दास बना के धरती पर नहीं भेजा है। तो वो सोफिस्ट कहते थे कि दास प्रथा जो है ना वो प्राकृतिक नहीं होकर परंपरागत है, और ये जो है ना मानव की समानता के सिद्धांत के क्या है, बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए दास प्रथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो ये दास प्रथा का विरोध करते थे, लेकिन अरस्तु जो है दास प्रथा का बड़ा समर्थक था, उसके पक्ष में भी था। उसने इन सोफिस्टों के विचारों का विरोध करते हुए दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया। वो कहता कि देखो परिवार की जो व्यवस्था होती है ना, उसको चलाने के लिए दो प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता होती है। एक तो होती है सजीव और एक होती है निर्जीव। तो सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति में उसने निर्जीव संपत्ति तो बताया कि जैसे हमारे पास खेत है, हमारा मकान है, हमारे मोटरसाइकिल है, हमारी कार है, जो भी हमारे परिवार में भौतिक चीज़ें हैं, कूलर, फ्रिज, सब निर्जीव संपत्ति है। ये जो संपत्ति हमारी है, लेकिन कैसी है, ये निर्जीव संपत्ति है। इसमें जो है ना कोई भी सजीव वाला गुण नहीं है, ये सब भौतिक है। तो मकान, घर और सुख सुविधाओं से संबंधित जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं वो सारे क्या हैं, निर्जीव हैं। लेकिन हमारे पास सजीव संपत्ति भी होती है, जैसे हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन क्या है, सजीव है संपत्ति, जीव हैं, वो सांस ले सकते हैं, तो पशु क्या है, सजीव संपत्ति है। तो अरस्तु कहता कि परिवार की व्यवस्था के लिए सजीव और निर्जीव दो प्रकार के साधनों की जो है वो आवश्यकता होती है। जैसे संपत्ति जो है हमारी सारी, पैसा, धन दौलत, मकान, खेत, ये सब क्या है, निर्जीव साधन है, और दास को वो कहता है सजीव संपत्ति। दास एक सजीव संपत्ति है मनुष्य की। तो इसलिए इसने दास प्रथा का समर्थन करते हुए कहा कि सजीव और निर्जीव दोनों संपत्ति मनुष्य के लिए जरूरी है, और दास जो है ना एक प्रकार की सजीव संपत्ति है। तो अरस्तु जो है इस प्रकार दास प्रथा का जो है ना वो कट्टर समर्थक था। अरस्तु जो है वो प्राकृतिक असमानता का समर्थक था, सभी को समान नहीं मानता था। तो इसीलिए वो क्या है, दासों और स्त्रियों को निम्न श्रेणी का मानता था। वो कहता था भाई कुछ लोग तो शासन करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग शासित होने के लिए, यानी भाई कुछ लोग तो गुलामी करने के लिए पैदा होते हैं और कुछ जो है वो राज करने के लिए पैदा होते हैं। ये ऐसी बात मानता था, ये प्राकृतिक समानता नहीं मानता था, जैसा कि अब अपने व्यवहार में देखने में आता है कि हम समानता के सिद्धांत की बात करते हैं कि सभी व्यक्ति समान हैं, हर व्यक्ति को समानता का अधिकार है। लेकिन प्लेटो जो है वो प्राकृतिक असमानता का सिद्धांत का समर्थक था, इसलिए वो ये बात कहता है। तो जो है वो उसने अपनी दास्ता के सिद्धांत का समर्थन भी किया। तो समर्थन किस हिसाब से किया, किन किन पॉइंटों से किया कि दास्ता सही है। तो देखो पॉइंट नंबर 1 था, दास्ता प्राकृतिक है। अरस्तु कहता था कि बुद्धि, योग्यता, गुणों की दृष्टि से जो है ना सारे व्यक्ति समान नहीं होते।
ये जनरल सी बात है। किसी में बुद्धि ज़्यादा होगी, किसी में कम। कोई बहुत टैलेंटेड होता है, कोई कम योग्यताधारी होता है। कई में गुण बहुत ज़्यादा होते हैं, कईयों में गुण कम होते हैं लेकिन कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। समानता किसी में भी नहीं होती। कोई बहुत होशियार होता है तो थोड़ा कोई कम होशियार होता है, कोई बिल्कुल ही कम होशियार होता है। तो अरस्तु ये मानता था कि बुद्धि, योग्यता और गुण की दृष्टि से सारे व्यक्ति क्या होते हैं? असमान होते हैं। और प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को अलग अलग गुण प्रदान किए हैं। कोई तो कोई काम करने में परफेक्ट है, कोई किसी काम को करने में परफेक्ट है, कोई किसी काम को परफेक्ट करने में परफेक्ट है। यानी वो मानता था कि प्रकृति ने सारों को एक ही काम करने के लिए नहीं भेजा। हमें अब जैसा कि हम अब देखते हैं कि इतनी बड़ी जो हमारी जनसंख्या है, तो सारे एक ही काम थोड़ी कर रहे हैं। हर व्यक्ति हर काम में, जिस काम में वो परफेक्ट है वो उसको कर रहा है। कोई बिजली में परफेक्ट है तो बिजली का काम कर रहा है, कोई पानी में परफेक्ट है तो पानी वाला काम कर रहा है, कोई मकान बनाने में परफेक्ट है तो वो मकान बनाने का काम कर रहा है। तो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में प्रकृति ने अलग अलग गुण डाले हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गुण दिए हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग जगह पे परफेक्ट है। तो वो कहता है कि ना तो व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से सारे समान हैं और ना ही मानसिक दृष्टि से सारे व्यक्ति समान होते हैं। तो वो कहता कि जो बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमानी के आधार पर निर्देश देने की योग्यता रखते हैं, लेकिन जो दूसरी ओर बुद्धिहीन व्यक्ति होते हैं वो केवल आज्ञा पालन करने की क्षमता रखते हैं। तो इस तरीके से कहता है कि स्वाभाविक रूप से जो प्रथम वाले हैं वो क्या हैं? स्वामी, और दूसरे वाले क्या होते हैं? सेवक या दास। तो ये कहता कि जो प्रथम वर्ग है, यानी जो बुद्धिशाली अधिक बुद्धिमान वर्ग है, वो मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा जो बुद्धिहीन है वो किसका करता है? शारीरिक शक्ति का समर्थन करता है। तो पारिवारिक कार्य जो हैं वो कहता इन दोनों के मेल से ही संभव हो पाते हैं। इसलिए वो कहता कि दासता जो है वो क्या है? प्रकृति के अनुकूल है। यानी प्रकृति ने ही उनको ऐसी शारीरिक डोल दिया है, शारीरिक शक्ति दी है कि वो जो है ना दासों का काम करे। तो और जिसमें बुद्धि बहुत ज़्यादा है, अब कईयों में देखिए कि कई लोगों के पास बुद्धि कम होती है लेकिन शारीरिक ताकत ज़्यादा होती है। तो अरस्तु ये मानता था कि जिनके पास बुद्धि है वो तो करेंगे राज, और जिनके पास बुद्धि नहीं है और शारीरिक शक्ति है वो क्या करेंगे? सेवक का काम करेंगे। यानी जो शासन के या शासक के काम है, निजी काम जो भी हैं, घर का, परिवार का, सारे कार्य कौन करेगा? दास करेगा। इसलिए इसने बताया कि ये तो प्रकृति ने ऐसा बना के भेजा है। प्रकृति ने लोगों में इस तरीके के गुण डाले हैं, भी कोई राज करेगा और कोई करेगा गुलामी। इस तरीके से ये प्रकृति की बात को कहते हुए कहता कि दासता क्या है? प्राकृतिक है, और प्रकृति ने ही मनुष्य को बुद्धिमान, बुद्धिहीन, योग्य, अयोग्य प्रकृति ने बना के भेजा है। इसलिए कुछ लोग जो हैं वो राज करने के लिए, शासन करने के लिए पैदा हुए हैं, और कुछ लोग सेवा करने के लिए या दास बनने के लिए पैदा होते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता कि संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है, यानी इस पूरे समाज को इससे फ़ायदा होता है। कैसे? वो कहता कि दास प्रथा इस दृष्टि से भी बढ़िया है कि ये मतलब स्वामी के लिए भी फायदेमंद है और दास के लिए भी फायदेमंद है। अब समाज के कल्याण की बात इसी में है कि जो बुद्धिशाली या बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे अपने क्या करें? बौद्धिक और नैतिक गुणों का और ज़्यादा विकास करें, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ताकि वो इन गुणों के माध्यम से राज्य को विकास के मार्ग पर ले सके, राज्य की प्रगति कर चलें, प्रगति में सहायक हों, राज्य के कल्याण में सहायक हों। तो यानी जिनके पास बुद्धि है वो बुद्धि और क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, इसको बढ़ाने का प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कार्य करें। लेकिन ये कार्य कब संभव है? जब व्यक्ति को क्या हो? पर्याप्त अवकाश हो, उसको छुट्टी मिले, या उसको पारिवारिक कामों से मुक्ति मिले, तभी वह राज्य के विकास के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकेगा, अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकेगा। तो उसको क्या चाहिए? उसको अवकाश भी चाहिए। तो अब कहता है कि दास वर्ग जो है ना वो इसके घरेलू आवश्यकताओं को सारी पूरा करे। मान लो इसके कोई घर के काम हैं जो सारे हैं वो कौन सल्टाए? दास करे। इस तरीके से जब दास इसके घर के कामों को कर देगा, अब जैसे संभाविक सी बात है कि एक व्यक्ति टैलेंटेड है और उसके गुणों का फ़ायदा लिया जा सकता है, लेकिन वो अपने परिवार के कामों में उलझा रहता है, उसको राज्य को समय ही नहीं दे पाता। जब वो राज्य को समय नहीं दे पाएगा
तो फिर बताओ उस बुद्धिमान व्यक्ति का फायदा कैसे हुआ राज्य को। तो अरस्तु कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो सिर्फ राज्य के विकास से संबंधित कार्य करे। घर के काम जो जितने भी हैं, देखो परिवार में बहुत से काम होते हैं, तो घर के जितने भी काम है वो कौन करे, दास करे। चाहे वो किसी भी तरीके से कोई पशुपालन से रिलेटेड काम है या घर के अन्य कार्य हैं, तो वो सारे के सारे काम दास करे। इससे क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलेगा और उसके घर के काम भी हो जाएंगे, और बुद्धिमान व्यक्ति जो है ना वो राज्य के विकास में अपना पूरा योगदान दे पाएगा। तो अरस्तु एक जगह कहता है कि जैसे अपना संगीत है, कभी भी आपने म्यूज़िक सुना होगा, उसमें जो है म्यूजिक के यंत्र हैं, ढोलक है, वीणा है, अन्य वाद्य यंत्र है, उसकी सहायता के बिना संगीत बढ़िया नहीं हो सकता ना। तो अरस्तु कहता उसी प्रकार दासों के बिना भी स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं हो पाता। भी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उसके बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास तभी संभव है जब दास उसकी घरेलू कार्यों के अंदर सहायता करे। तो इसलिए संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है, क्योंकि समाज का डेवलप बुद्धिमान व्यक्ति करेंगे, और बुद्धिमान व्यक्ति कब कर पाएंगे, जब दास उनके घरेलू कार्य से उन्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है, दासता नैतिक है। देखो अरस्तु कहता कि दास प्रथा न केवल प्राकृतिक वरन नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा स्वयं नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा बढ़िया है। कहता इससे जो है ना दासों के स्वयं के जीवन का विकास भी संभव हो जाता है। अब वो कहता कैसे, तो अरस्तु कहता कि देखो दास किसके साथ रहेगा, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ, और जब वो बुद्धिमान व्यक्ति के साथ में रहेगा तो क्या होगा, उसका खुद का भी विकास, दास का भी विकास होगा। क्योंकि दास किसको मानता था, ये जो विवेक शून्य हैं, जो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, उन व्यक्तियों को दास मानता था। तो जब ये बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो क्या होगा, कुछ न कुछ इनके पास भी बुद्धि का अंश आएगा, इनमें भी विवेक और बुद्धि के गुण पैदा होंगे। जिस तरीके से देखो अपने कहते हैं कि संगत का बहुत बड़ा असर होता है, कि जब हम अच्छी संगत के अंदर होते हैं तो हमें क्या होता है, अच्छे गुणों का विकास होता है, और जब हम बुरी संगत में चले जाएंगे तो हमारे अंदर क्या होगा, बुरे गुणों का विकास हो जाएगा। तो उसी प्रकार दासों को जब बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत मिलेगी तो क्या होगा, इनके अंदर भी बुद्धि का तत्व पैदा होगा, इनका भी विकास होगा, ये भी जो है बुद्धिमान व्यक्ति, मतलब इनमें कुछ बुद्धि के गुणों का विकास हो जाएगा। तो इसलिए ये कहता कि नैतिक दृष्टि से इसलिए सही है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए तो इसलिए सही है कि उसके काम ही कर देगा तो उसको समय मिल जाएगा, और दासों के लिए इसलिए बढ़िया है कि जब ये बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में रहेंगे तो इनमें भी विवेक का तत्व पैदा होगा, इनमें भी बुद्धि के गुण जो है ना वो डेवलप होंगे। इसलिए इसको इसने दोनों के लिए उचित माना है, दास के लिए भी उचित है ये और स्वामी के लिए भी उचित है। अरस्तु कहता था कि जो जन्मदाता दास है उनके जीवन में संयम का पालन तभी हो सकता है जब वे किसी संयमी व्यक्ति के निर्देशन में काम करे। इस प्रकार दास प्रथा स्वयं दास के नैतिक विकास का मार्ग जो है प्रशस्त करती है। दास का जो है नैतिक विकास बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में आने से दास का नैतिक विकास हो जाता है। इसलिए दासता दास के लिए भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग। अरस्तु ने जो है दासता को उचित और न्यायपूर्ण कहा था। इसका एक कारण ये भी था कि इसे दासों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग मानता था, क्योंकि अरस्तु के समय में क्या था, दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनान जगत में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक स्थायित्व अंग बन गई थी दास प्रथा। यूनानी नगर राज्यों में दासों का बहुत बड़ा वर्ग था और सारी अर्थव्यवस्था इन्हीं पर टिकी हुई थी। क्यों कि सारा काम दास करते थे, स्वामी तो सिर्फ राज्य की प्रगति, राज्य के विकास, इन चीज़ों पे बल देते थे, लेकिन बाकी अर्थव्यवस्था जो सारी थी दासों पे टिकी हुई थी, तो सारे काम क्योंकि दास करते थे। अब ऐसी स्थिति में अगर दास व्यवस्था को छोड़ दें तो सारे राज्य का संतुलन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इन राज्यों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए इसने कहा अरस्तु ने कि दास प्रथा को छोड़ा नहीं जा सकता, और इसी आधार पे जो है इसने दास प्रथा का जो है वो समर्थन किया था। तो इस प्रकार 4 कारण इसने बताए कि दासता प्राकृतिक है, प्रकृति से लोगों को दास और स्वामी बना के प्रकृति बेचती है, सारे व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है ये,
दासता नैतिक इसलिए कि इससे दास जो बुद्धिहीन व्यक्ति है उसका भी नैतिक विकास हो जाता है बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में आने से। और चौथा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का स्थायित्व अंग थी ये दास प्रथा, क्योंकि सारे जहाँ यूनान में पूरे में दास प्रथा प्रचलित थी और सारा काम दास करते थे, तो सारे राज्य की अर्थव्यवस्था दासों पर टिकी हुई थी। ऐसी व्यवस्था में दासों को अगर छोड़ दिया जाए या दास प्रथा खत्म कर दी जाए तो सारे यूनान की आर्थिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था जो है ना खत्म हो जाने का डर था। इसलिए भी अरस्तु ने दास प्रथा का जो है वो समर्थन किया। तो इस बातों से निष्कर्ष निकलता है कि दासता जरूरी नहीं थी, वरन क्या थी, कंपलसरी थी, आवश्यक ना होके अनिवार्य भी थी। दो प्रकार के इसने दासता के प्रकार बताए थे। कहता कि एक स्वाभाविक दासता होती है, एक वैधानिक या कानूनी दासता होती है। स्वाभाविक दासता में जो बताया कि जो मंद बुद्धि हैं, अकुशल, अयोग्य हैं, वो व्यक्ति के अरस्तु कहता दास बनने के योग्य ही हैं। तो वो व्यक्ति, वो दासता जो थी वो स्वाभाविक थी। और एक युद्ध जब होता था, युद्ध में वो सैनिकों को पकड़ के ले आते थे दूसरे राज्य के, तो उनको दास बना लिया जाता था, वो होती थी कानूनी दासता, वैधानिक दासता, यानी युद्धबंदी। युद्ध के दौरान दूसरे राज्य के सैनिकों, जिस राज्य को पराजित कर देते थे उसके सैनिकों को पकड़ के बंदी बना लेते थे और उनसे क्या कराते थे, दासता करवाते थे, दास बना लेते थे। ये होती थी कानूनी दासता। तो ये थी स्वाभाविक दासता और कानूनी दासता, दो इसने इसके प्रकार बताए थे। अब कल जो है हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उसने और दासता का के समर्थन जो किया था, लेकिन उसमें कुछ शर्तें भी लगाई थी कि दास तो बनेंगे, लेकिन उसके क्या क्या उसने शर्तें लगाई कि दास प्रथा पे क्या क्या शर्तें रहेगी, ये हम जो है कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज की जो है क्लास वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।